मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपन जो है क्लास हमारी जो है रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि उपनिवेशवाद का अर्थ देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद का मतलब जो है सीधा सा जो तात्पर्य है वो ये है कि शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्रों के द्वारा, देशों के द्वारा जब निर्बल लोगों पर नियंत्रण, निर्बल जो देश हैं उन पर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो उसको जो है उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। और देखिए, साम्राज्यवाद का ये जो है विकृत रूप है। साम्राज्यवाद अंग्रेजी भाषा की इंपीरियलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द इम्पेटर से बना है। और इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है सर्वप्रथम कहाँ पे किया जाता है? फ्रांस में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? फ्रांस में। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, जो है सबसे पहले उपनिवेशवाद का जो अर्थ है कि साधारण भाषा में उपनिवेशवाद का जो अर्थ है प्रगतिशील व शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा, ध्यान रखना, प्रगतिशील व शक्तिशाली उपनिवेशवाद का अर्थ, इसका जो अर्थ है कि प्रगतिशील व शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा, प्रगतिशील व शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा या देशों के द्वारा, राष्ट्रों के द्वारा, प्रगतिशील व शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा जो है पिछड़े राष्ट्रों के लोगों पर नियंत्रण, राष्ट्रों के द्वारा पिछड़े राष्ट्रों के लोगों पर नियंत्रण व शासन स्थापित करना है, शासन स्थापित करना। ठीक है, साधारणतः इसका जो अर्थ होता है उपनिवेशवाद का, वो क्या होता है कि प्रगतिशील और जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है, डियर स्टूडेंट्स, जैसे शक्तिशाली जो लोग होते हैं और निर्बल जो कमजोर लोग होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इस बात को राष्ट्रों के संदर्भ में देखते हैं, देशों के संदर्भ में देखते हैं कि जो शक्तिशाली देश है और विकसित देश है, या ये कहें कि प्रगतिशील जो देश है, वो कमजोर राष्ट्रों के लोगों पर जब अपना शासन स्थापित करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो उसको जो है उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उपनिवेशवाद का। और जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत जो है उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद है, दोनों का क्या रहा है, जो है शिकार रहा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उपनिवेशवाद का अर्थ होता है और साम्राज्यवाद का जो है इसको विकृत हम मान सकते हैं। और जो साम्राज्यवाद है ये अंग्रेजी भाषा के इंपीरियलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पे होता है? फ्रांस में होता है। और लैटिन शब्द इम्पेटर से जो है बना है। चलिए आगे अपन बात करते हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ध्यान देना, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो है इसका प्रयोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में होने लगा। दशक में इसका प्रयोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में होने लगा। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका जो प्रयोग है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में होने लगा। और मुख्य रूप से जो है ये जो शब्द है एक भावनात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? भावनात्मक शब्द। ध्यान देना कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका जो उपयोग है या प्रयोग है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में होने लगा, और जो कि एक भावनात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? जो कि एक भावनात्मक शब्द है।
जो कि एक भावनात्मक शब्द है। ठीक है, इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं कि जो उदारवाद के जो अग्रणी जो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट इंडियन सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख रूप से एक उदारवादी नेता थे। इन्होंने जो है एक योजना भी पेश की थी राजनीतिक सुधारों के लिए, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है कहा कि उपनिवेशवाद एक अनुत्तरदायी नौकरशाही और अनुपस्थित पूंजीवाद का क्या है, शासन है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने उपनिवेशवाद संबंधी जो विचार हैं, उनकी जो पुस्तक थी, एक तो विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, नेहरू जी की महत्वपूर्ण जो कृतियों के संदर्भ में देखें तो इनकी जो पुस्तक थी, नेहरू जी की पुस्तक, नेहरू जी की पुस्तक, इसमें इन्होंने लिखा है। और इनकी जो पुस्तक थी, एक तो विश्व इतिहास की झलक, कौन सी पुस्तक, विश्व इतिहास की, विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, एक तो ये पुस्तक थी इनकी, और एक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है। इसके अलावा हिंदुस्तान की डिस्कवरी, हिंदुस्तान ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसमें स्पष्ट किया कि इनके अनुसार पूंजीवाद ने आधुनिक साम्राज्यवाद का क्या दिया है, जन्म दिया। कौन से विचारधारा ने, पूंजीवादी विचारधारा ने, पूंजीवाद ने। ठीक है, कहीं कहीं पर शुम्पीटर की तरह नेहरू जी ने भी साम्राज्यवाद को उपनिवेशवाद का पर्यायवाची माना है। साम्राज्यवाद के संबंध में लेनिन के विचार यूरोप में सर्वहारा वर्ग की क्रांति की तैयारी के संदर्भ में जो है पेश किए गए थे। इसके बाद में अपन इसकी प्रमुख जो है विशेषताएं देखेंगे कि उपनिवेशवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताओं के संदर्भ में अपन बात करते हैं उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, एक तो उपनिवेशवाद आर्थिक साम्राज्यवाद का विकृत रूप होता है। पहली जो विशेषता है कि उपनिवेशवाद आर्थिक साम्राज्यवाद का विकृत रूप होता है। विकृत रूप होता है। किसका विकृत रूप होता है? आर्थिक साम्राज्यवाद का जो विकृत जो रूप माना जाता है, किसको माना जाता है? वो उपनिवेशवाद को माना जाता है कि जो उपनिवेशवाद है ये आर्थिक साम्राज्यवाद का क्या होता है? विकृत रूप होता है। इसके अलावा जो है इस प्रकार जब आर्थिक लाभ के लिए, कौन से लाभ के लिए? आर्थिक लाभ के लिए साम्राज्यवादी व्यवस्था अपनाई जाती है, तब उसे उपनिवेशवादी व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? उपनिवेशवादी व्यवस्था कहते हैं। किसके लिए? आर्थिक लाभ के लिए। किसके लिए? आर्थिक लाभ के लिए। इसके अलावा उपनिवेशवाद स्थापित करने वाला राष्ट्र अधीन देशों में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है, जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं स्थापित की गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है भारत का क्या किया जा सके? शोषण किया जा सके। ठीक है, और जो ब्रिटिश जो सरकार की जो ब्रिटिश शासन था, उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो भारत का क्या करना था? आर्थिक शोषण करना था। तो इस प्रकार से जो है उपनिवेशवाद क्या है कि उपनिवेशवाद स्थापित करने वाला, जो उपनिवेशवाद स्थापित करता है, वो राष्ट्र अपने अधीन देशों में इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उस राष्ट्र का या उस देश का क्या किया जा सके? आर्थिक शोषण किया जा सके। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं कि साम्राज्यवादी जो देश होता है वो अधीनस्थ देश में अपना सांस्कृतिक आधिपत्य भी स्थापित करने के लिए वहां अपनी शिक्षा और संस्कृति का क्या करता है? प्रचार करता है। ठीक है। और विशेषताएं देखें कि साम्राज्यवादी देश, अधीनस्थ देश में साम्राज्यवादी देश अधीनस्थ देश में अपने अधीनस्थ, जिन पे वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, शासन स्थापित करता है, तो जो है अधीनस्थ देश में अपना सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने हेतु देश में अपना सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने हेतु जो है वहां पर प्रमुख रूप से
जो है किस चीज की स्थापना करता है, वहां पर अपनी शिक्षा और संस्कृति का क्या करता है, प्रचार करता है। वहां पर अपने संस्कृति व शिक्षा का प्रचार करता है। ठीक है, किसका प्रचार करता है, अपनी संस्कृति का प्रचार करता है और किसका प्रचार करता है, शिक्षा का प्रचार करता है। जो भी जो साम्राज्यवादी देश होता है, अधीनस्थ देश में जिस देश पर शासन स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, वहां पर वो जो देश है वो अपनी संस्कृति और शिक्षा का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, ताकि जो है उसके अपने हितों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। इसके अलावा साम्राज्यवादी देश अधीनस्थ देशों में नेक्स्ट जो है उपनिवेशवाद की विशेषता कि जो साम्राज्यवादी देश है ये अधीनस्थ देशों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। किसकी नीति अपनाता है, अधीनस्थ देशों में फूट डालो व राज करो की नीति अपनाता है। राज करो की नीति क्या करता है, ये पॉलिसी उसके द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा भी जो है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी जो है भारत में शासन जो है स्थापित करने के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा देश का आर्थिक दोहन करने के लिए, शोषण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब अपन उस क्लास के अंतर्गत जब चर्चा करेंगे भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान या भारत में जो ब्रिटिश शासन है वहां पे हम बात करेंगे, तब हम विस्तार रूप में देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा आपसी जो भारतीय थे उनमें फूट डालो और राज करो की जो है नीति उनके द्वारा अपनाई गई और वो सफल भी हुई। हमारे यहाँ के जो देसी नरेश थे, राजाओं में क्या डाली गई, फूट डाली गई। ठीक है ना। और फूट डाल करके उनको जो है अपने में क्या किया गया, शामिल किया गया और ब्रिटिश सरकार ने जो है निस्संदेह अपना जो है फायदा उठाया। तो जो उपनिवेशवाद जो स्थापित करते हैं, जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होते हैं, वो अपने अधीनस्थ देशों में वहां के लोगों में, वहां की प्रणाली में फूट डालो और राज करो की क्या करते हैं, नीति अपनाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। ठीक है ना। तो अधीनस्थ देशों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती है। तो बहुत सारे जो देसी नरेश थे, जैसे 1857 का जब हम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बात करते हैं, तो बहुत सारे राजाओं को जो कंपनी थी उन्होंने प्रलोभन देकर के, कंपनी ने प्रलोभन देकर के अपने में जो है मिला लिया। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हम देखते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो है कंपनी के बीच में, तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे उनको प्रलोभन देकर के जो है कंपनी के द्वारा सेनापति को जो है अपने में मिला लिया जाता है और नवाब के साथ क्या करवा दिया जाता है, विश्वासघात। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि जब एक सेनापति के जब एक शासक के सेनापति को शत्रुओं के द्वारा मिला लिया जाता है और उनको अपने अधीन कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप में जो है नवाब की हार का होना क्या था, तय था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है और कंपनी की क्या होती है, जीत होती है। इस प्रकार से पहली बार जो है बंगाल पर अपना प्रभुत्व क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। किसके माध्यम से, फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से। तो जो प्लासी का युद्ध है उसको भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली बार 1757 में कंपनी के द्वारा बंगाल पर अपना पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया, नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। वहां के नवाब को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। किसके माध्यम से, विश्वासघात के माध्यम से, उसके सेनापति को अपने में मिला करके। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो उपनिवेशवाद है, ये जो साम्राज्यवादी जो देश होते हैं वो अधीनस्थ देशों में फूट डालो राज करो की नीति या शासन करो की नीति को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो मोस्टली रूप में ये उपनिवेशवाद की प्रमुख क्या है, विशेषताएं। देखिए अपन फिर रिपीट करते हैं, हम देख रहे हैं उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो जो उसका जो शीर्षक होता है, उसको शीर्षक को जो है समझने का पूरा क्या करें, प्रयास करें। जब हम शीर्षक को समझ जाते हैं, उसका अर्थ समझ जाते हैं, तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद का जो अर्थ देखा आपने,
कि जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद का अर्थ प्रगतिशील और शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा पिछड़े राष्ट्र के लोगों पर नियंत्रण व शासन स्थापित करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और साम्राज्यवाद का जो है एक विकृत रूप है। और साम्राज्यवाद अंग्रेजी भाषा के इंपीरियलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है और लैटिन शब्द इम्पेटर से बना है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया कहां पे किया गया, फ्रांस में किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका प्रयोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में जो है होने लगा, जो कि एक भावनात्मक शब्द है। नेहरू जी ने अपनी जो पुस्तक थी, नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक जो है, इसमें भी जो है नेहरू जी ने प्रमुख रूप से जो है इन पुस्तकों के अंतर्गत स्पष्ट किया है। और इनके अनुसार पूंजीवाद ने आधुनिक साम्राज्यवाद को क्या दिया है, जन्म दिया है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है फिर हम बात करें विशेषताओं के, उपनिवेशवाद आर्थिक साम्राज्यवाद का क्या होता है, विकृत रूप होता है। इसके अलावा साम्राज्यवादी देश अधीनस्थ देश में अपना सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए अपनी संस्कृति और शिक्षा का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। अधीनस्थ देशों में फूडालों और राज करो की क्या अपनाई जाती है, नीति अपनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश भी जो है लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या रहा है, शिकार रहा है। ठीक है ना। तो ये इसकी प्रमुख क्या है, विशेषताएं। अब हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ठीक है, इसको अपन बांटेंगे कि चरणों के अंतर्गत और उसके संदर्भ में प्रमुख प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। देखिए, प्रख्यात जो मार्क्सवादी लेखिका है रजनी पामदत्त, ध्यान रखना, मार्क्सवादी जो लेखिका है रजनी पामदत्त, ये प्रख्यात जो है मार्क्सवादी जो है लेखिका है। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, रजनी पामदत्त की पुस्तक इंडिया टुडे, ये इनकी महत्वपूर्ण जो है क्या रही है, पुस्तक रही है। कौन से, इंडिया टुडे। काफी बार क्वेश्चन भी आया है, पूछा भी गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत कि इंडिया टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है ना। तो इंडिया टुडे जो पुस्तक थी वो किसकी थी, रजनी पामदत्त की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत के उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा है। ठीक है ना। इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद को, भारत के उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। कौन सी पुस्तक में, इंडिया टुडे में। किसने, जो है रजनी पामदत्त ने। और जो प्रथम चरण है, देखिए प्रथम चरण और प्रथम चरण 1757 से लेकर के, कहां से लेकर के, 1757 से लेकर के 1813 तक। सेकंड जो चरण है इन्होंने जो माना है, बांटा है, सेकंड चरण ये 1813 से 1858 तक, 1813 से टू 1858 तक। ठीक है। किसने बांटा है, रजनी पामदत्त ने। कौन सी पुस्तक में, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कृति लिखी, पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या था, इंडिया टुडे था। क्या था, इंडिया टुडे। और जो तीसरा चरण 1885 से लेकर के और 1947 तक, थर्ड जो चरण है 1885 से लेकर के और 1947 तक, यानी आजादी तक।
1885 में किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की जाती है? एओ हुम के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस जो है ब्रिटिश शासन के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित हुई, और कांग्रेस ने जो है ब्रिटिश शासन को क्या कर दिया? कब्र में दफन कर दिया, ठीक है ना। ये जो है क्योंकि कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण क्या दिया? योगदान दिया, राष्ट्रवाद के उदय में। तो रजनी पामदत्त ने जो है उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया है। देखिए कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों में गुजरा। संक्षेप में इन चरणों में विभिन्न वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद के नाम से विभूषित किया गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार और भारत की क्या थी? लूट थी। कौन सी शताब्दी में? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रयोग ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में किया गया कि ब्रिटिश में निर्मित जो वस्तुएं थे उनको भारत में जो है बाजार स्थापित किया जाए और अपनी जो वस्तुओं को वहां पे जो है बेचना है महंगे दामों पर, ताकि भारत का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्या किया जाए? शोषण किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो तीसरा जो चरण रहता है वो 20वीं शताब्दी में भारतीय श्रमिकों का बड़े पैमानों पर क्या किया गया? शोषण किया गया, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। तो रजनी पामदत्त ने जो है 3 चरणों में बांटा इसको, उपनिवेशवाद को। तो प्रथम चरण की बात करते हैं अपन। सबसे पहले 1757 से लेकर के और 1813 तक प्रथम चरण। देखिए इसमें कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो स्थापना है वो 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है, और इस युद्ध को जीतने के बाद कंपनी का एक तरह से बंगाल पर एकाधिकार जो है अपना स्थापित हो गया। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाता है, और बंगाल के बाद में धीरे धीरे जो है संपूर्ण भारत में एक छत्र जो है शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? स्थापित कर लिया जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है? बंगाल से होती है। इसलिए प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है प्रथम चरण की बात कर रहे हैं 1757 से लेकर के 1813 तक। इसमें जो है बंगाल पर एकाधिकार हो गया, और इस चरण में कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम रख सकें, कि केवल जो व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो कंपनी का बना रहे। इसके लिए कंपनी ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा दूसरी यूरोपियन शक्तियों को बाहर क्या कर दिया? खदेड़ दिया। देखिए उस समय में भारत को सोने की चिड़िया के देश के नाम से जाना जाता था। मुगल आक्रांता भी आए जिन्होंने भी लंबे समय तक जो है भारत पर शासन किया, लेकिन मुगलों का जो उद्देश्य था वो भारत में जो है आर्थिक शोषण नहीं करना था। उनका जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था? साम्राज्यवादी उनकी नीतियां रही है, धर्म का प्रचार प्रसार रहा था। लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो प्रमुख जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो भारत का आर्थिक रूप से क्या करना था? शोषण करना था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि और भी उस समय जो था जो है उस दौरान और भी जो यूरोपियन जो ताकतें थे वो भारत के साथ में व्यापारिक जो है संबंध स्थापित करना चाहते थे, जैसे डच, होन, पुर्तगाली और भी बहुत सारे जो है अमेरिका जो है यूरोपीय ताकतें आई, लेकिन सभी को जो है कंपनी ने पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। तो इसका उस समय प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था? कि भारत पर अपना व्यापारिक एकाधिकार क्या करना था? स्थापित करना था। 1757 से लेकर के 1813 तक अपन प्रथम चरण इसका देख रहे हैं, किसका? उपनिवेशवाद का, ठीक है ना। इसके अलावा कंपनी ने जो है 1764 के बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अवध और बंगाल के शासकों की शक्ति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। उपनिवेशवाद के इस प्रथम चरण में प्रशासन, न्याय प्रणाली, यातायात, संचार, खेती, औद्योगिक उत्पादन आदि के क्षेत्र में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही ईसाई पादरियों को भी धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता नहीं मिली। प्रथम चरण में संपत्ति के अपहरण में व्यापार की तुलना में सीधी लूट की मात्रा अधिक रहती थी। भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों पर जो है नियंत्रण स्थापित करके कंपनी ने उनके उत्पादन और व्यापार को क्या पहुंचाई? हानि पहुंचाई, प्रथम चरण के अंतर्गत। इसके बाद में जो है 1757 के बाद कंपनी के द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले में कुछ भी नहीं लौटाया गया। इस तरह प्रतिवर्ष भारत के माल और संपत्ति साधनों का दोहन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अमीर और भारत गरीब होता हुआ चला गया। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक वर्ग के एजेंट के रूप में ब्रिटिश संसद ने कंपनी में सम्मिलित एकाधिकारी व्यापारी वर्ग के हितों पर अंकुश लगाने का प्रयास
किया था। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को औद्योगिक क्रांति के लिए अहितकारी बताया और सन 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण क्या होता है, प्रारंभ होता है, जो कि 1813 से लेकर के 1858 तक। द्वितीय चरण के अंतर्गत देखिए 1814 से लेकर के जो है 1884 तक, ठीक है ना। 13 तक तो कौन सा था, प्रथम चरण, और सॉरी जो है 13 के बाद में जो है इसको अपन जो है 1814 से मान सकते हैं, ठीक है ना। 1814 से लेकर के और 1858 तक। तो इसमें जो है औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था में स्वतंत्र व्यापार पर आधारित उपनिवेशवाद का चरण प्रारंभ होता है, जिसमें पूंजीवादियों और व्यापारियों को भारत में मुक्त व्यापार की छूट क्या की गई, प्रदान की गई। हरग्रीव्स की कताई मशीन, जेम्स वाट का भाप से चलने वाला इंजन, आर्कराइट का वाटर फ्रेम, कॉर्कराइट का पावर लूम आदि का आविष्कार 1765 से लेकर के 1785 के बीच हो चुके थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत के लूट से संचित पूंजी ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। इसके अलावा कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य जमींदारों के माध्यम से कृषि का विकास करना था और ब्रिटिश पूंजी को पक्का करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बड़ी सेना रखी गई, जिसका बोझ भारतीयों पर ही था। नवीन कानूनी संहिताओं का निर्माण किया गया, नए ढंग से कानूनों की व्याख्या करने के लिए नए प्रकार के न्यायालयों का क्या किया गया, गठन किया गया और सन 1813 के बाद आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, जो कि 1833 के मैकाले रिपोर्ट के बाद और विकसित जो है हुई। इस काल में भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन सीधी लूट का उदाहरण थी। अफीम के व्यापार पर तो कंपनी का क्या था, एकाधिकार था। भारतीय लोगों से प्रशासन में सहयोग लेने के उद्देश्य से 1861 का काउंसिल अधिनियम बनाया गया और 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश संसद का कंपनी के शासन से जो है विश्वास हटा और 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत का शासन किसको सौंप दिया, क्राउन को सौंप दिया, यानी कंपनी के शासन की क्या कर दी जाती है, समाप्ति कर दी जाती है। 1857 की क्रांति के बहुत सारे अपरिहार्य कारण थे जिसके कारण से क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो क्या था कि भारत में कंपनी के शासन की क्या कर दी जाती है, समाप्ति कर दी जाती है और भारत का शासन सीधा किसके अधीन हो जाता है, ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया जाता है। तो ये जो है दूसरे चरण के अंतर्गत है। उसके बाद में जो तीसरा जो चरण है उपनिवेशवाद का 1885 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। कौन सा चरण, ये तीसरे चरण के अंतर्गत अपन प्रमुख बातें करते हैं। ये तीसरे चरण में क्या क्या था कि एक तो वास्तव में यह चरण भारत के आंतरिक और बाह्य घटनाओं का परिणाम था। यह इंग्लैंड और विश्व में वित्तीय और महाजनी पूंजीवाद का आधुनिक साम्राज्यवाद का चरण है। इस चरण में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय राजस्व का उपयोग अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए किया। सन 1860 के बाद ब्रिटिश पूंजी बड़े पैमाने पर भारत में विनियोजित हुई और विनियोजन के क्षेत्र में सरकार को ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी, रबड़ के बाग, कोयला खाने, ट्राम आदि इसके जो है प्रमुख हैं। और बंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने 1880 में लिखा कि इंग्लैंड के लिए भारत को अपने अधीन रखना अनिवार्य है, क्योंकि ब्रिटिश पूंजी की भारी मात्रा इस देश में केवल इस आश्वासन पर लगाई गई है कि भारत में ब्रिटिश शासन चिर स्थायी रहेगा। अंग्रेजों ने भारतीयों के उपनिवेश विरोधी भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी कानूनों और नीतियों को अपनाया, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसके अलावा जो है आर्म्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य पैदा करने के लिए कर्जन ने 1905 में क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन, ठीक है, 1905 में किया गया। और भारतीयों में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 अगस्त 1947 को भारत मंत्री ने यह घोषणा करनी पड़ी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य देना है। इस प्रकार भारतीयों की निरंतर मांग और विश्व जनमत के दबाव के कारण भारत विभाजन के साथ 1947 में औपनिवेशिक शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ और भारत को क्या प्राप्त हुई, स्वाधीनता प्राप्त हुई, ठीक है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का फिर जो आर्थिक पक्ष, तो ये प्रिय विद्यार्थियों हमने प्रमुख रूप से जो है उपनिवेशवाद का अर्थ देखा और उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं, और इसके बाद में जो रजनी जो पामदत्त है जिन्होंने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक रही है इनके इंडिया टुडे, उसमें जो है उपनिवेशवाद को कितने चरणों में बांटा है, 3 चरणों में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।